नमस्कार। आज हम लोगों के साथ संजीव गिरी जी हैं। बलिया में शायद सबसे चर्चित चेहरे हैं, हमेशा आंदोलन करते रहे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का आंदोलन रहा हो, चाहे लेखपालों के शोषण के खिलाफ आंदोलन रहा हो, या और भी सामाजिक कार्य हैं जो ये लगातार करते रहते हैं। आज मुझे मिल गए हैं, आज हम इनसे काफी दिनों से मेरी चाहत थी कि इनसे बात हो। नमस्कार संजीव जी। मेरे गांव की एक दलित महिला मर जाती है, वो जाती है हॉस्पिटल में और फिर उसको भेज दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहां पे उसका ऑपरेट होता है, बच्चा होने वाला रहता है और उसकी जान निकाल लेते हैं लोग। बाद में पता चलता है हॉस्पिटल भी फर्जी है, डॉक्टर भी फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। उस आंदोलन में भी मैं देखा कि आप बहुत एक्टिव रहे, जितना संभव हो सकता था आप किए। उसके बारे में बताइए। वो मेरी ज्यादा इच्छा है जानने, क्योंकि मेरे गांव से जुड़ा मामला है वो। देखिए, उसमें सुबह का समय था, मुझे अचानक से फ़ोन आया कि संजीव, एक विजय जी हैं, विजय गुप्ता जी, राधा मोटर्स, तो उन्होंने फ़ोन किया, चूँकि उनके आवास के बगल में ही है। उन्होंने बताया कि संजीव, वो ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई। सबसे पहला फ़ोन उनका था कि एक महिला यहाँ डेथ कर गई है। उसके बाद से लगातार फ़ोन जाने लगे, मेरे संज्ञान में आया। मैं तुरंत आया, आकर के धरातल पे देखा और आंखों के सामने जो दृश्य था वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हर किसी को विचलित कर देता। हम लोग खुद ही विचलित हो गए थे, मेरे गांव के लोग, आंसू नहीं थम रहा था औरतों का। महिला थी और सबसे मार्मिक दृश्य ये था, जो महिला के बगल में एक छोटा बच्चा लेटाया गया था। उसको देखने के बाद कोई पत्थर दिल ही होगा जो न रोए। जब उसको देखा तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही, और इसका शिकार सब लोग हो रहे हैं। क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ने का मतलब मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ। आप आंदोलन स्वास्थ्य के लिए हमेशा करते हैं। मेरा मानना है, सब लोग ऐसा कहते हैं और मैं भी मानता हूँ कि एक सामान्य जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बेहद जरूरी है। लेकिन जो मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ अपनी धरातल को लेकर के, बलिया को लेकर के, कि स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं। अगर हमको पढ़ना है तो मैं बनारस जाकर के पढ़ लूंगा, बनारस जाकर के इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी जाके पढ़ लेंगे। अगर हमको रोजगार चाहिए, नौकरी करनी है, हम दिल्ली चले जाएंगे, कोलकाता चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे। लेकिन अगर रात को 8 बजे हमारी तबीयत खराब होती है तो हम कहाँ जाएंगे? अस्पताल ही एक जगह है और कहीं जा नहीं सकते। सरकारी अस्पताल, देखिए जिला जो है, चूंकि हमारा, ये वास्तविकता है कि यहाँ 70% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और ऐसे लोगों की मात्र एक उम्मीद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सरकारी अस्पताल है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि भेड़, बकरी, पशु से भी गंदा ट्रीट किया जाता है। अगर मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात बताऊं आपसे, नगरा की बात मैं बता रहा हूं। कुछ दिन पहले जब दुर्गा पूजा था, उसमें एक बच्चे को करंट लगा। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, बच्चा अस्पताल में उल्टी वगैरह किया और डॉक्टर ना होने की वजह से, अच्छा इलाज न मिल पाने की वजह से उसको रेफर कर दिया गया। बोले, और रेफर होते होते एक्सपायर कर गया वो। हर 1 महीने में 30 दिन नहीं बीतता होगा कि नगरा की, व्यक्तिगत नगरा की मैं बात बता रहा हूँ, एक इनकी लापरवाही की वजह से कहीं जच्चा की मौत हो जा रही है, कहीं बच्चा की मौत हो जा रही है, कहीं जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो जा रही है। और अगर पूरे जिले का आंकड़ा देखें तो 3 दिन नहीं बीतता होगा। ये कंडीशन है। जब मैं वहां गया, देखा सब लोग ऐसे पड़े हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। प्रशासन लगी हुई है, प्रशासन चाह रही है कि कितना जल्दी हम पोस्टमार्टम करा दें, कितना जल्दी यहाँ से डेड बॉडी मामला खत्म हो जाए, दूर करें। जब मैं गया तो परिवार ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, अब एक हिम्मत मिले इनको। मैं गया तो सब लोग बताया कि संजीव भाई आगे निश्चित तौर पे कुछ हो सकता है। मैं भी मिला, उनसे समझने की कोशिश किया और जब मुझे लगा कि अब दबाया जा रहा है इन चीज़ों को, तब मैंने बोलना शुरू किया कि नहीं, ये चीज़ गलत है और एक महिला के साथ न्याय होना चाहिए। और फिर जहाँ तक मैं लड़ सकता था वहाँ तक मैं लड़ा और जहाँ तक लड़ पाऊंगा वहाँ तक लड़ूंगा। अभी भी केस मेरे संज्ञान में, अभी भी मैं उसको देख रहा हूँ, उसमें जो भी मेरा योगदान बनता है मैं करता हूँ उसको। मैं स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी 2020 तक रहा हूँ, हालांकि मैं हेडक्वार्टर में था, लेकिन चीज़ें मुझे मालूम है। मैं अटैच भी रहा हूँ कुछ जिला अस्पतालों में। मैंने एक चीज़ देखा है कि वो पहले से मूड बना के बैठे रहते हैं कि कोई आ रहा है तो इसको रेफर करना है। मतलब जिला अस्पताल की भी वही हालत है, सीएससी पीएससी की भी वही हालत है। और जब वो आदमी रेफर होते होते मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है तो वहाँ बेड नहीं मिलता है। तो एक रेफर का बड़ा मामला रहा है। मैं भी कई बार इसको उठाया हूँ और आप लोग तो भुक्तभोगी है, रोज रोज देख रहे हैं समाज में। तो ये रेफर वाला बताइए। आपने सुना, एक बार हमको याद है आप सीएमओ से लड़ रहे थे इसी मामले को लेकर कि रेफर अस्पताल सारे बना दिए गए हैं। देखिए, अभी भी चीजें हैं, अभी भी लड़ाई चल रही है। और आप जो रेफर सेंटर की बात बताए हैं, तो ये बस धनुगाही के चक्कर में किया जा रहा है। अब जिला अस्पताल, अभी मुझे आज सूचना मिली है कि कोई एक बांस जी का लड़का है, वो धरने पे है। अभी मुझे जानकारी मिली कि धरने पे बैठा हुआ था आज वो। मेरे पास फोन आया, उसके भी फोन है और लोगों के भी फोन है। जब मैंने पता किया तो पता चला कि उसके भाई की तबीयत खराब थी और कोई एक ही उपाध्याय है सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर है। उन्होंने 7-8 इंजेक्शन
एक साथ लगा दिए। लगाने के बाद शायद बच्चे को कोई दिक्कत हुई, एलर्जी हो गई या फिर इन्फेक्शन हो गया। वो डॉक्टर को जब ढूंढने की कोशिश किया, डॉक्टर कहीं मिले नहीं। डॉक्टर बोले इमरजेंसी में जाइए। इमरजेंसी में जब गए तो इमरजेंसी का डॉक्टर बोला कि जो डॉक्टर देखें वही देखेंगे, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे करके लोग हाथ भी नहीं लगाए। डॉक्टर ने अंततः अपना फोन बंद कर लिया। परिवार से संबंध टूट गया। परिवार ले करके तुरंत मऊ भागा, मऊ के बाद बनारस भागा। बनारस बीएचयू में उसको बेड नहीं मिला। बनारस से लेकर के वो लखनऊ गया। लखनऊ लोहिया अस्पताल में उसको बेड नहीं मिला। केजीएमयू में बेड नहीं मिला। बलरामपुर उसको भेजा गया, वहाँ बेड नहीं मिला। लोहिया में बेड नहीं मिला। ऐसे कर करके बेचारा पूरा प्रदेश घूम लिया। और सोचिए कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है और कितनी दयनीय स्थिति है कि बलिया से कोई मरीज जाए तो उसको बेड नहीं मिलता है। और अंततः इस स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का शिकार हो गया वो बच्चा। आज वो हमारे बीच नहीं है। तो ये कंडीशन है हमारे यहाँ की। और सबसे बुरी स्थिति है, आप जिले पे जाएंगे, जिला के एक सूत्रीय कार्यक्रम में उनका सेट है मामला। अगर कोई आता है, और मैं तो डंकी की चोट पे बताता हूँ और हर बार बताता हूँ कि जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में ये कैपेसिटी नहीं है, वहाँ डॉक्टर की योग्यता ये नहीं है कि अगर ढंग का बुखार हो जाए तो छुड़ा दें। मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि वो इलाज करना ही नहीं चाहते हैं। योग्यता तो है ही, एमबीबीएस की है, कोई करना ही नहीं चाहते हैं। वो करना ही नहीं चाहते और योग्यता भी नहीं है। आप देखिए दुनिया भर के मतलब ड्रामे चल रहे हैं। लोग देख करके अभी वर्तमान की जो कंडीशन, डिग्री से थोड़ी मतलब होता है। आप डिग्री ले लिए तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप डॉक्टर हो गए। लेकिन सरकार के पास तो वही एक मानक है ना, किसी को रखना। हाँ, ये जरूर है मानक है, लेकिन सरकार भी उसके अलावा भी एक मानक रख रही है। सरकार भी बैग भरने का काम करने लगी है। आप जाइए, सारे डाक पे रखे जा रहे हैं कर्मचारी, कितनी क्या इनबिलिटी है उनकी, कैसे देखते हैं। सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपने कमरे में बैठ रहे हैं। वो बस एक पैसा उतारने का जरिया है। गाजर मूली की तरह जिले में 75% से अधिक स्वास्थ्य विभाग जो है, जितने भी हॉस्पिटल हैं, पैथोलॉजी हैं, जांच सेंटर है, जो भी चीजें हैं, सब अवैध हैं। इसकी जानकारी नहीं है आपको। आप कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था मैनेज कर रहे हैं, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था चला रहे हैं कि आपको पता नहीं है। और सबसे बड़ा यहाँ जो है भ्रष्ट और दोगला प्रवृत्ति का आदमी सीएमओ है। नहीं तो इसके पिछले वाले सीएमओ से भी तो आपकी बड़ी लड़ाई झगड़ा थी। सारे सीएमओ से रहती है। सारे सीएमओ का मतलब कि मैं यहाँ के स्थानीय स्तर पे देखता हूँ, उस पीड़ा को मैं महसूस करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ इतनी लापरवाही बरतें जिले वासियों के लिए, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। आज इनकी व्यवस्था, इस व्यवस्था को ये झेल रहे हैं। आज इनके ऊपर है, कल आपके ऊपर आएगी, परसों हमारे ऊपर है, सबके ऊपर आना है। क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम के हिस्सा सब लोग बन चुके हैं, किसी को नहीं बख्शेगा। भाई अभी मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं तो जाना तो अस्पताल ही में है ना, और तो कोई जगह है नहीं। कहाँ जाएंगे आप? और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ इक्का दुक्का है भी तो उसका इतना चार्ज है जो अच्छे हैं थोड़े से, कि वो आम आदमी बहन ही नहीं कर सकता। जिले की हमारी ये कंडीशन है। सरकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर प्राइवेट भी रहता तो समझ में आता। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी नहीं है। हम लोग नगरा में हैं, अगर स्थानीय स्तर पे बात करें, नगरा की क्या कंडीशन है। अगर अभी आपको पेट में दर्द हो जाए, एक मामूली दर्द हो जाए, तो आपको एक दर्द की टैबलेट नहीं मिलेगी अस्पताल में। कोई सबके शटर बंद है, कोई खोलने को तैयार नहीं है। कहाँ जाएंगे आप? अच्छा, सरकारी अस्पताल जाएंगे, सरकारी अस्पताल आपको जिला अस्पताल रेफर करेगा, जिला अस्पताल आपको मऊ के लिए, आजमगढ़ के लिए रेफर करेगा, फिर पता चलेगा कि आइए यहाँ मुखाग्नि देनी है। ये कंडीशन होगी हमारे यहाँ स्वास्थ्य। इतनी बुरी स्थिति, इतनी बुरी कंडीशन है। आप लोगों का संघर्ष कहाँ तक सक्सेस? मैं समझ रहा हूँ, मैं तो स्वास्थ्य विभाग में रहा हूँ, तो मैं जान रहा हूँ क्या एक्चुअल कंडीशन है। लेकिन ये जो संघर्ष आप कर रहे हैं, इसमें कितनी सफलता मिली है आपको? देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार। एक सफलता तो है कि भाई मेडिकल कॉलेज के लिए वाकई में जो पहला आंदोलन हुआ वो गिरी जी ही किए, और संजीव गिरी जी के कहने पे ही लिखित रूप से सरकार ने दिया कि मेडिकल कॉलेज बनेगा। उसके बाद चाहे वो कोई नेता हो, मंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, सब लोग श्रेय लेने के लिए दौड़ने लगे। मैंने 1935 में कहा था कि मेडिकल कॉलेज बन जाए, वो है लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन लिखित रूप से तो मुझे याद है कि दिया था सरकार ने। देखिए भैया, हाँ ये हो सकता है कि मैं बैठा तो उस समय सरकार ने लिखित रूप से दे दिया, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए सबका अपने अपने हिस्से का योगदान रहा है। चाहे वो आम व्यक्ति हो, आम व्यक्ति भी सोशल मीडिया से जब मैं बैठा था, या कोई भी जब करता है तो आम व्यक्ति भी उसमें अपनी हामी भरता है। चाहे वो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हो या जो भी रहा हो, सबका योगदान रहा, अपने स्तर से सभी लोग लगे हुए। तो इसमें कहीं ना कहीं सबका बराबर योगदान है। सब ये लायक है कि हाँ हमारा भी प्रयास रहा, उसमें सबका प्रयास रहा है, मेरा भी एक गिलहरी प्रयास रहा है। नहीं वो प्रयास तो ठीक है, वो प्रयास तक तो मैं नहीं मना कर रहा हूँ, सबका प्रयास है। श्रेय लेने वाला जो बात है, मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूँ कि श्रेय लेने के लिए बड़ा जो है दौड़ भाग कूदा फांदी चालू हो गई थी। और
एक चीज जो मैं हमेशा देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू कि आप किसी सामाजिक कार्य में तो आप रहते ही हैं, एक जो वृद्धाश्रम है वहां हमेशा आप पहुंचते रहते हैं, तो उसकी क्या कहानी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में भी वृद्धाश्रम हो सकता है। ये मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने देखा था और सोशल मीडिया के ही माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि गरमाल में वृद्धाश्रम में जब मैं पहली बार घूमने गया वहाँ, तो पहले ही बार में मेरी आंखों से आंसू झलके थे और मुझे एहसास ही नहीं था कि यार यहाँ भी देहात स्तर में वृद्धाश्रम हो सकता है। तब से एक आदमी लगाव सा हो गया, हर रविवार को मैं वहाँ रहता हूँ। अच्छा, मैं नहीं रहता तो अपना भोजन रहता है, कभी कभी जो सहयोगी जुड़े हुए आप जैसे उनका रहता है। तो उसमें जो वृद्ध रहते हैं वो आसपास के गांव के ही हैं अपने? हाँ बिल्कुल, आसपास के हैं, कुछ लोग बाहरी भी हैं, जैसे कोई गुम हो गया, भटक गया, अच्छा, वो वैसे लोग भी हैं, गाँव के भी लोग हैं, यहाँ तक कि नगरा क्षेत्र के भी लोग हैं। अच्छा, मैंने अभी हम लोगों का कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि लोगों को वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ रहा है। आप जाइए एक बार, बच्चे रहते हुए आप जाइए एक बार वृद्धाश्रम, और जब आप वृद्ध लोगों से बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारी सभ्यता कहाँ जा रही है, संस्कृति कहाँ जा रही है हमारी। मैं तो विदेशों में भी रहा हुआ, तो रेगुलर फिनोमिना है, रहते हैं हर जगह सरकार की तरफ से। लेकिन गांव में मैंने कभी नहीं सोचा था कि वृद्धाश्रम भी बनेंगे। गांव में तो अगर कोई वृद्ध ऐसा है तो उसको अगल बगल वाले ही कर लेते हैं, उसको उसका देख रेख कर लेते हैं। अच्छे परिवार के लोग हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ, बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं। नहीं, बिना नाम लिए एक आध उदाहरण आप दीजिए। बहुत अच्छे, मैंने बताया ना भैया, बहुत अच्छे एक आध उदाहरण दीजिए, नाम मत लीजिए। जिनका जैसे कोई एक व्यक्ति मिले आपको जो बड़े अच्छे परिवार के थे, बहुत अच्छे परिवार के, वो कहानी बताइए। जब मैं एक दादाजी से मिला, उन्होंने बताया कि उनके दरवाजे में, जब मैं वहाँ स्थानीय स्तर पे भी पता किया कि ऐसी रियलिटी है क्या, लोग बताए हाँ, दरवाजे में चांदी की किल्ली ठोकी गई है। आप सोचिए ऐसे परिवार के लोग हैं। तो फिर वो बच्चे उनके नहीं सपोर्ट करते हैं? बच्चे उनके जो अपने बच्चे नहीं थे, जो और पड़ोसी लोग थे, चाचा वाचा के, सब लोग लिखवाने के बाद छोड़ दिए। अपने बच्चे की बात करें तो बलिया में कई ऐसे भी लोग हैं जिनका खरबों में है आमदनी, और उनके माता पिता रहते हैं वृद्धाश्रम। मैंने अभी एक सोशल मीडिया से मैंने देखा था कि एक महिला थी, वो वृद्धाश्रम में उसका पूछ रहे थे, तो बोल रहे थे कि मेरा बच्चा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी उसी कंपनी है, और मुझे ले आके यहाँ छोड़ दिया। तो उन्होंने पूछा क्यों छोड़ दिया? बोले बहू बेटे में क्या मामला है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग बोले कि अपना सामान पैक कर दो, बहुत मार्मिक स्थिति। और वो फिर वो बोल रही थी कि पूछे लोग कि आपका बच्चा मिलने आता है? कह रहे हाँ मिलने आता है, 1-2 महीने पे आ जाता है। तो मतलब ऐसी भी कहानियां आती हैं कि वो दिल टूट जाता है आदमी। मैं तो जाता हूँ, जब कई बार ऐसा होता है जब वहाँ की जो वृद्धजन है, माता पिता, वो लिपट के रोने लगते हैं। अपनी कोई बात बताते लिपट के रोने लगेंगे। कई बार ऐसा मेरे सोशल मीडिया पे देखिए, ऐसे वीडियो पड़े होंगे जब लिपट के रो रहे हैं वो लोग। और मैं प्रयास भी करता हूँ, जो भी त्योहार रहते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, नया साल हो, मेरा अंततः प्रयास रहता है और मैं करता भी हूँ कि उनके साथ मनाऊं। मुझे भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है कि कोई मेरा है जो आता है। अच्छा, अब थोड़ा सा अचानक हम लोग मिले हैं, बहुत लंबा मैं नहीं कर सकता हूँ। एक पार्ट जो है मैं जरूर पूछना चाहूँगा आपसे कि ये सारे संघर्ष जो आप करते हैं, इतने दिन तक बिना खाने पीने के धरने पे आप बैठते हैं, संघर्ष करते हैं, अधिकारियों से संघर्ष करते हैं, तो इसमें मैंने देखा आपके ऊपर मुकदमा भी लिख दिया जाता है, बहुत सारे मुकदमे आपके ऊपर लिख दिए गए हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल रहता है, कैसे सब मैनेज होती है चीज़ें? तो रहता है, पहले लोग बोला जाता था इतना की था मुकदमा हो गया, इतना की तो हो गया। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ऊपर लगभग में 25 से अधिक धाराओं में मुकदमे हो गए हैं। तो इसका कहीं ना कहीं एक वो पड़ता है, जैसे जाना पड़ता है जब केस लगती है तो आर्थिक समस्याएं हैं, समय, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी रहता है। जैसे अभी जब मैं कसेसर वाले मामले में आया तो प्रशासन कंटिन्यू पीछे पड़ी हुई थी। तो ये चैलेंज रहते हैं, लेकिन ठीक है, मैंने बताया ना कि आप लोगों ने स्वीकार कर लिया कि जीवन में इसी रास्ते पे चलना है। हाँ, ये मैंने वो हो गया कि नहीं होता परित्याग टाइप में, मैंने सोच लिया कि मैं हूँ समाज का हूँ, समाज मेरा, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ये कसेसर वाले मामले में फिर मैं आना चाहूंगा, कसेसर वाले मामले में हुआ क्या आखिर में? देखिए हम लोग तो अपडेट हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ। उसमें लिखित रूप से तो कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर हुआ तो परिवार के लोगों को करके डेड बॉडी, प्रशासन 4 थाने की पुलिस लग करके और डेड बॉडी को जबरन जलवा दी। उसमें बताया गया कि आपको मुआवजा दिया जाएगा एक व्यक्ति की, चूंकि मरे तो 2 लोग हैं भाई, ठीक है बच्चा ही था, लेकिन जान की कीमत उसकी भी उतनी है जितनी हमारी और आपकी है। तो 2 लोग मरे थे और इसमें
सबसे पहली की जो घटना है, वहाँ सबने बताया मेडिकल स्टोर एक है, कोई कुमार मेडिकल स्टोर करके, सबसे बड़ा योगदान उसका है। उसका काम ही है कि जो भी सरकारी अस्पताल में एंटर करता है उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके और उसी के माध्यम से संचालित हो रहे अस्पताल में लेकर के जाता है। सेम घटना कन्विंस करके भेजता है। सेम घटना इसमें भी थी, गुमराह करके सब महिला ने बताया मेडिकल स्टोर पे भी लोग गए थे और उस पर शिकायत भी दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेडिकल स्टोर वाले पे कोई कार्रवाई नहीं है। एक आदमी उसमें गिरफ्तार है जो मंजू अलका करके थी, लेकिन इसके अलावा भी तो वो क्या है, वो खुद को डॉक्टर बताती है, लेकिन डॉक्टर की कोई डिग्री वगैरह है नहीं। अच्छा। वो उसके बाद से उन्होंने कोई बाहरी डॉक्टर मंगाया था, बाहरी डॉक्टर मंगा करके ऑपरेशन कराया था, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे बड़ा आरोपी इसमें ये है कुमार मेडिकल वाला, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक इसके मेडिकल स्टोर सील नहीं किए गए। मुआवजे की बात अभी लिखित रूप से नहीं मिली, स्पष्ट नहीं हुआ। लोग हवाला दे रहे थे कि पीएम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, पीएम रिपोर्ट भी आ गई है आज के। तो अब देखना है इसमें क्या करते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं किया गया है। अच्छा, नहीं इसमें मेरा पर्सनल बहुत इंटरेस्ट है जानने का कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी थे इस मामले को लेकर के। देखिए, कन्विंस करने का तो पढ़े लिखे लोग, मेरे साथ भी बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, कभी मैं बताऊंगा। तो पढ़े लिखे आदमी में जो स्वास्थ्य विभाग में है उसको कन्विंस, क्योंकि वहां बताया जाता है कि सीरियसनेस कितना है और बीमारी के बारे में सामने वालों को कुछ नहीं मालूम, उसको बस कैसे वो इलाज कराना है अपने व्यक्ति का, अपने पत्नी का, भाई का, और उस चक्कर में जो कन्विंस कर लेता है वो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। प्री प्लान है और कहीं ना कहीं सबकी हिस्सेदारी इसमें है। आप सोचिए, कल्पना करके भी कोई एकदम अनपढ़ आदमी भी रहेगा, उसे भी समझ में आएगा कि जो यहाँ का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उससे 5 कदम दूर बाउंड्री सटी हुई है, वहाँ अवैध अस्पताल चल रहा है। यही मेरा कहना है कि जो लोग, इससे बड़ी बात सुनिए, जिस हॉस्पिटल में बच्चे और जच्चे की मौत हुई है, लिखा हुआ है शिवांश चाइल्ड केयर, शिवांश क्लिनिक, उसी के ऊपर जो लिखा हुआ है दीवार पे, दीवार पेंट के द्वारा, वाल पेंट के द्वारा, उसी के ऊपर जो यहाँ के डॉक्टर है, पता नहीं राम ध्यान की क्या नाम है, इनका बोर्ड लगा हुआ है। जिस गली में हॉस्पिटल है, उसी गली में इनका घर है, उसके ठीक आगे फ्रंट पे ही। ये कैसे हो सकता है कि आपके संज्ञान में नहीं था? जबकि जिले में सीएमओ, मैं बता दूं क्योंकि मैं विभाग में रहा हूं, और जितने भी सीएससी पीएससी होते हैं वहां के एमओआईसी का ये भी काम होता है कि अगर कोई इस तरह के अस्पताल चल रहे हो तो वो सूचित करें और बंद कराएं। हालांकि ये कि मिली भगत से चलता होगा, वो तो देन लेन सब सेट रहता है, इनके घर की दाल रोटी बंद हो जाएगी। हाँ। क्योंकि ये लोग कमीशन भ्रष्ट की रोटी खा रहे हैं, कमीशन है, जांच की रोटी खा रहे हैं, इनके जांच है, तमाम तरीके हैं, दवाइयाँ हैं। में जो चूल्हे जल रहे हैं ना, वो किसी की जान लेके जल रहे हैं, तो ये लोग नहीं कराएंगे उसको। और कहीं ना कहीं सब लोग करवा रहे हैं इसको। मैंने डीआई से बात किया, डीआई अभी तक मेडिकल स्टोर को सील काहे नहीं किया, बोले कि उसको जांच कराना पड़ेगा। जैसे लगता है कि हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। भाई आपके पास सूची है, आप जानते हैं कौन रजिस्टर्ड है कौन नहीं रजिस्टर्ड है, उससे आप चेक कीजिए, चेक करके आप उसको सील कीजिए अगर नहीं है तो। और अगर है भी, अगर रजिस्टर्ड है भी, तो भागा क्यों? मेडिकल स्टोर वाला भाग गया, आप उसको सील कीजिए, अगर सही होगा तो आएगा। रजिस्टर्ड है, ठीक है, दवा बेचने के लिए है। अगर ये आरोप लग रहा है कि इस तरह से वो कन्विंस करके भेज रहा है, तो वो जांच का विषय हो सकता है और उस पर कार्रवाई करिए, आप करिए, उसी पे तो करिए। परिवार के बोल रहा है कि करिए। और मैं एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं लगातार परिवार के टच में हूँ। हर बार, आज भी मेरी बात हुई, कल भी मेरी बात हुई और कल भी होगी। मैं परिवार के टच में हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि गुमराह करके या टाल मटोल करके या लंबा खींच करके परिवार की आवाज को दबा दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। एक आपको अल्टीमेटम दिया जाएगा, समय रहते अगर आप कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कराने हमको आता है। जो लोग जुड़े वो जानते हैं कि कराने आता है, वो मैं फिर अपना तरीका अपनाऊंगा और मजबूरी में आप करेंगे। इसके पहले वाले जो द्विवेदी जी सीएमओ थे, मैं नाम भी इसलिए जानता हूँ कि कहीं से मुझे जाना पड़ा था उनके यहाँ कुछ काम से। तो द्विवेदी जी तो कई बार आपकी बात जो है वो मानते थे। अगर आप जाते थे किसी काम के लिए, दबाव बनाते थे, तो वो मानते थे आपकी बात को। मान के उपकार थोड़ी करते थे हमारे ऊपर। नहीं, उपकार नहीं करते थे। जैसे अभी के जो सीएम है वो तो मानते भी नहीं है। ये भी मानेंगे ना, वो हमारे और जिले की ताब से परिचित हो चुके थे। ये नए नए हैं, ये भी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तो मानेंगे, नहीं होंगे तो और अच्छे से जानेंगे। मानना तो पड़ेगा इनको, क्योंकि मैं आपसे भीख मांगने थोड़ी जा रहा हूँ। ना, बिल्कुल अधिकार है। ठीक है। और सीएमओ साहब से मैं कहना चाहूंगा कि भाई इस तरह के जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, वाकई जिनका इतिहास है लोगों के स्वास्थ्य के लिए और सारी चीजों के लिए संघर्ष करे, तो उनकी बात सुना जाए कम से कम। हर आदमी में उनकी गिनती न किया जाए। और आज इतने पे ही खत्म करते हैं। कभी आपके पास, आपसे तो इतना बात करने को है कि वो खत्म ही नहीं होगा। चलते चलते हम लोग कहीं रास्ते में पकड़ लिए हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।